हाँ जी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन सी लाइनें हमें जो है वो रिमूव करनी है। ये हमारी स्क्रीन वापस आ गई है। अरसलान साहब इसको जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी अरसलान साहब प्लीज। Another important teacher who influenced by development of sign language was a Frenchman named Abbé de Leppe. Leppe understood that deaf people could communicate without speech. He started to learn the signs used by a group of deaf people in Paris. Using these signs, he developed a more complete French sign language. Another Frenchman, Louis Braille, who also lived during this time, he invented a system of reading and writing for blind people using raised palms that can be felt with the fingers. In Germany, a man named Samuel Henke was another important teacher of the deaf during this time. However, he did not use ठीक है। sign language for the instruction. Instead, he preferred to teach the deaf to understand another people by looking carefully at other people's mouths when they spoke. This is called lip or speech reading. Speech थैंक reading यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, हम जो हैं यहाँ तक जो है एक दफा इसको देखते हैं। अब ये पैसेज हमारे सामने है, ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि हम हमारे पास कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि यार ये जो लिखा हुआ है कि ये हमारे पास जो है वो अनइम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास जो है वो अहम नहीं है। देखिए, अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अगर आप जो हैं सिर्फ यहाँ तक डेफ पीपल तक 1 2 3 4 5 ये हम डेफ पीपल तक, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है? यहाँ तक जो है वो कुछ ऐसा है कि जो हम रिमूव कर सकते हैं? कुछ एक ऐसा सेंटेंस है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं? The first sign language for deaf people was developed in Europe in the 1500. In Spain, a man named Pedro de Pons was the first person to teach deaf children using sign language. Another Spaniard, John Pablo de Bont, was the first person to write a book on teaching sign language to deaf people. So, what do you feel? Okay, so another. Good, वेरी गुड। आप इसको पढ़िए, ट्राई कीजिए, नो वरीज अबाउट दैट। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें आप, अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए आपको, ताकि पता चले कि इसके अंदर जो है वो क्या हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा, आपने अपने पैराग्राफ्स के अंदर कभी भी इस तरह के वर्ड्स को शामिल नहीं करना। अनदर्स जो है वो स्पेनियर्ड जॉन, अगर इसकी जगह आप ये लिखते द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, द नेक्स्ट की इंपोर्टेंट पर्सन, द नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट पर्सन वाज जो है वो स्पेनियर्ड जॉन पैब्लो डिमॉन, ये हमारे पास जो है यहाँ पे। अगर हम सारी लाइन नहीं तो कम से कम ये एक वर्ड जो है वो हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसको आप अपने पैराग्राफ्स में अवॉइड करेंगे, अनदर जैसे वर्ड्स को लिखते हुए अवॉइड करेंगे कि ये आप जो है वो नहीं यूज करेंगे। एक और चीज हमारे पास है, आप इसको दोबारा से भी जिसको हम ये क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मुझे पढ़ के बताइएगा, लिखा हुआ है फ्रेंच एंड लॉइस ब्रोले आल्सो लिव्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। He invented a system of reading and writing for blind people using raised bumps that can be felt with the fingers. So यहाँ पे तो हमारे पास ठीक है। अगर हमारे पास जो है ये सिर्फ another French man जो है वो कट जाए, ये also lived during this time कट जाए, और सिर्फ ये लिखा जाए लॉइस ब्रोले इन्वेंटेड a system of reading and writing for blind people, do you feel कि हमारे पास इन वर्ड्स की another French man who also lived during this time इसकी जरूरत है? क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम इसको निकाल सकते हैं? इसकी हम
बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आपने शामिल नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आप कुछ और भी वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी जरूरत नहीं होगी, इनको आपने शामिल नहीं करना। CSS PMS के ऐसे में हमारे एक दोस्त थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर, अगर आपको इत्तेफाक हुआ जाने का कभी, तो वहां पे हमारी जो ग्राउंड है उसको कहते हैं ओवल ग्राउंड। मैंने ज्यादातर अर्सा चूंकि वहां पे गुजारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हमारे एक स्टूडेंट और दोस्त थे, पहले हमारे जो हैं वो स्टूडेंट थे वहाँ पे, वो गार्ड, फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्स की तैयारी किया करते थे, वो पास बैठे और अच्छा उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। वो कहा करते थे, उनसे मैंने एक सादा सा एक क्वेश्चन पूछा कि आप जो हैं वो किस तरह से एक ऐसे लिखते हैं। उन्होंने कहा सर, मैं आपको सही दिल की बात बताऊं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं ना एक डिटेल जो है वो लेता हूँ, तो उस आईडी को मैं खुद से एक्सपैंड करना शुरू कर देता हूँ, मैं खुद से एक्सपैंड करना शुरू कर देता हूँ। और सर मुझे लगता है कि जो मैं लिखता हूँ मैं बहुत स्कॉलरी व्यू लिखता हूँ। जब मैं लिखता हूँ मुझे लगता है कि मैंने एक जैसे स्कॉलर नहीं लिख रहा होता सर, मैं वैसा लिखता हूँ। तो एक दफा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अच्छा यार ये मुझे भी जरा लिख के दिखाइए कि मैं देख सकूं वाकई में ऐसा मुमकिन है कि आप अच्छा लिखते हो और मुझे ना बताओ। तो मैंने देखा वो वाकई एक बड़ा अच्छा लिखा करते थे, लेकिन मेरी नजर से वो अच्छा नहीं लिखते थे, वो अपनी नजर से बहुत अच्छा लिखते थे। वो एग्जामिनर की नजर से अच्छा नहीं लिखते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छा लगता है। आपने जब भी डिटेल्स पुट करनी है, आपने वो डिटेल्स पुट करनी है जो कि कंपटीशन के एग्जाम्स की जरूरत है। अच्छा, ये जरूरत कौन से वाली चीज होती है, वो कौन सी वाली चीज है, इसके लिए ना मैं आपसे आज जो है वो एक चीज छोटी सी और शेयर कर देता हूँ, और वो जरूरी भी है। हमारे पास ना CSS का पेपर जो है ना इस साल वाला होगा। चलिए जरा CSS के उस पेपर पे जाते हैं, एक चीज आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, आपको ये चीज समझ में आएगी कि अच्छा कितनी इंपॉर्टेंट जो है। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ना आपके पास जो है, ये और कीजिएगा थोड़ा सा, ये लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मेक एन आउटलाइन, यानी कि आपके लिए जरूरी हो गया, पहले उसने कहा कि आपने क्या करना है, एक आउटलाइन बनानी है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मेक एन आउटलाइन। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, एंड राइट अ कंप्रीहेंसिव ऐसे। अच्छा यार, कोई ना कोई तो वजह होगी कि उसने इस कंप्रीहेंसिव ऐसे को, आपको क्या लगता है कि उसने इस कंप्रीहेंसिव ऐसे को बड़ा लिखा है, कैपिटल लिखा है? कोई वजह है कि उसने इसको कैपिटल लिखा है, या आपके ख्याल में ये कोई गलती हो सकती है कि उसने वैसे ही इसको छोटा लिख दिया या बड़ा लिख दिया? व्हाट डू यू फील कि इसकी कोई रीजन है कि उसने इसको बड़ा लिखा? कंप्रीहेंसिव ऐसे, उसने कंप्रीहेंसिव और ऐसे को सबको उसने बड़ा लिखा, वो छोटा भी लिख सकता था, लेकिन कोई वजह आपको लगता है कि इसकी कोई वजह होगी, या उसने वैसे ही इसको बड़ा लिख दिया? आपको रेंडमली लगता है क्या? ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये उसमें से है, ये उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है, तो ये कंप्रीहेंसिव ऐसे को उसने बड़ा लिखा है। इसको क्या लगता है आपको? इसमें वो उसने कंप्रीहेंसिव पे स्ट्रेस दिया है, उसने ये लिखा है कि एक ऐसा ऐसे लिखना है जो जामिया ऐसे होना चाहिए, 2500 से 3000 वर्ड्स का हो। अब इसके अंदर होना क्या चाहिए? ठीक है, अब उसने कहा जी मेक श्योर। अब ये चीज जो आप में से ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स, आपने ऑनेस्टली बताना है इसके बाद कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले इसको कभी नोट नहीं किया था कि अच्छा सर ये स्टेटमेंट भी होती है, हमने तो कभी इसको गौर से देखा ही नहीं था। मेक श्योर किस चीज को, यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, कि आपने एक डिस्कोर्सेस की डिफरेंट फॉर्म्स को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये है, एक पॉइंट हो गया कि डिस्कोर्सेस को आपने इस्तेमाल करना है। अब दूसरे नंबर पे पॉइंट क्या है? दूसरे नंबर पे है जी एक्सपोजिशन। अब कौन सा वो पॉइंट हो सकता है? एक्सपोजिशन हो सकता है। इसके बाद कौन सा हो सकता है? इसके बाद कौन सा हो सकता है? डिस्क्रिप्शन हो सकता है या नरेशन हो सकता है। उसका एक ऐसे हैं एक्सपोजिशन, या नरेशन को इस्तेमाल इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करते तो क्या होगा? क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज समथिंग। जो बच्चे आज हम बात कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके ऊपर हमने ये पूरा लेक्चर सर्व किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से मूव ऑन करता है, कहाँ पे यूनिटी, कहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट, कहाँ पे कंक्लूजन, ये ऑर्गेनाइजेशन है।
उसने कहा जो नंबर दिए जाएंगे, सबसे पहली बात मैं देखूंगा ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे नंबर पे रेलिवेंस को। देखें जो अभी मैंने आपको आर्ट सिखाई है कि कौन कौन सी लाइनें ड्रॉप करनी है, कौन कौन से वर्ड शुरू होते हैं वहां से ड्रॉप करने हैं। पहले नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे पे आ गई रेलिवेंस, और इसके बाद हमने जो है वो थर्ड नंबर पे किसको ऐड करना है, थर्ड नंबर पे करना है क्लैरिटी को, जो इससे अगला टॉपिक हमारा है, जो हमने ये देखना है क्लैरिटी को। अब जो है जिन स्टूडेंट्स के ऐसे मैं इवेल्युएट कर रहा होता हूँ 1 by 1 सेशन में, अब वो देखते हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी भी स्पेस आती है ना, तो मैं उन्हें ये पूछता हूँ कि यहाँ पे कोई वजह है तो आपने इसको पुट किया। उसकी भी बड़ी वजह ये होती है कि उसकी वजह ये है कि नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स। अब वो चाहे आप थीसिस के अपने ऐसे के अंदर ले लो या आप उनके पैराग्राफ्स के बाद वाली स्पेस ले लो, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ द आंसर बुक्स मस्ट बी क्रॉस, ये तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है। अब मुझे सिर्फ एक चीज ऑनेस्टली बताइएगा, कितने लोगों को इस चीज का पता है कि उसने ये यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि इस चीज के नंबर दूंगा, इस चीज के नंबर नहीं दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के दूंगा, रेलिवेंस के दूंगा, क्लैरिटी के दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, नहीं नंबर दूंगा, रेलिवेंस नहीं है, नहीं नंबर दूंगा, क्लैरिटी नहीं है, नहीं दूंगा। कौन कौन सी डिस्कोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हो, आर्गुमेंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को और नरेशन को। सो किन लोगों को इस चीज का ऑलरेडी पता था, जस्ट एक जनरल जो है वो ओवरव्यू के। हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा था, जो ये फील करते हैं कि सर मुझे, मेरे लिए ये न्यू थी। आप लिख सकते हैं कि फॉर मी इट वाज न्यू थिंग। मुमकिन है कि आपके लिए न्यू, आपने ऑलरेडी पढ़ा हो। नईम साहब जो है वो फील कर रहे हैं कि इनके लिए ये, इनको आज इस चीज को इन्होंने देखा है। फॉर मी इट वाज न्यू। शाहान साहब के लिए जो है वो ये न्यू था कि इन्होंने इस चीज को पहले नहीं देखा। ओके, अरसलान साहब के लिए भी इन्होंने, उन्हें नहीं पता था। ओके, नेवर बोदर टू रीड, लेकिन आपको आज पता चला। इसलिए बच्चे ये ना रिक्वेस्ट साहब से जब ये की जाती है ना, हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, हम लोग ना ये फील कर, सर यकीन माने आज पता चला, गुड। हम लोग ना जब भी किसी मैनेटर के पास होते हैं, जब भी किसी चीज में होते हैं, एक चीज होती है कि उसको सीखने की कोशिश करते चले जाया करें। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। सो रिमेन एक्टिव इन द क्लासेस एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। ये पैसेज जो है एक एक्टिविटी में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और वो ये है कि आपके पास जो है ये पैसेजेस हैं, ठीक है, कोहेरेंस से ऊपर तक। कोहेरेंस को हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कवर करेंगे। ये आपने तफसील से पढ़ना है, और इसमें से जो चीजें एक्स्ट्रा हैं आपने उनको रिमूव करना है। और ये एक्टिविटी जो रिमूव होने वाले वर्ड्स हैं, आप उनको जो है वो ये लिखेंगे रिडंडेंट वर्ड्स या रिमूवेबल वर्ड्स। इनको एक पेज पे ऊपर लिखने के बाद आप जो है वो शेयर करेंगे इस एक्टिविटी को अपने ग्रुप के अंदर जो है, ठीक है। मीनवाइल एक छोटी सी एक्टिविटी और दे देते हैं। राइटिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, ये जो अभी हमने बात की ना, उस राइटिंग की भी टाइप्स होती हैं। क्रोनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट। बड़ा टॉपिक है, वसी टॉपिक है, इस पे जरा आहिस्ता चलेंगे, कोहेरेंस को समझने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में, और ये तमाम चीजों को 1 by 1 देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम रुकेंगे लास्ट एक्टिविटी के साथ। एक लास्ट एक्टिविटी जिसमें आपके लिए कुछ इडियम्स जो हैं वो मैं असाइन करूंगा, और उसके बाद जो है डेफिनेटली आप आज़ाद हैं इस ममलिकत खुदादाद में जिसका नाम पाकिस्तान है। आप जा सकते हैं अपने मंदिरों, मस्जिदों और चर्चाघर और गिरजाघरों के अंदर। ये किसकी स्टेटमेंट है वैसे, बड़ी मशहूर और मरूफ ये स्टेटमेंट है। पॉकेट द अ फ्रेंच, हाँ ये कोटेशन है मोहम्मद अली जिन्ना की, और ये बड़ी जबरदस्त जो है वो ये स्टेटमेंट है, कोटेशन है इनकी। जो नईम साहब जो हैं वो, उन्होंने, उन्हें इसका पता था। अच्छा जी, पॉकेट द फ्रंट का मतलब जो है, एनी आइडिया, एनी गेस कि क्या हो सकता है पॉकेट द फ्रंट जो है वो, क्या लगता है क्या मतलब हो सकता है पॉकेट द फ्रंट का जो है वो? माशाल्लाह आप सभी को पता था ये, इसका जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। अच्छा जी, टू रिसीव आर सबमिट आउट आर शोइंग रिसेंटमेंट। एक ऐसा पर्सन
जिसको आपने जो है कुछ भी कहा, उसने उसके ऊपर कोई रिसेंटमेंट शो नहीं किया, उसने उसके ऊपर कोई रिटेलिएट नहीं किया, उसने पॉकेट द फ्रंट कर दी। सो एक ऐसा बंदा, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ शरीफ लोग होते हैं, वो ज्यादा बहस नहीं करते, वो ज्यादा तंग नहीं करते हैं, वो वैसे ही सारी की सारी चीजें जो है वो बता देते हैं। सो दैट इज टू पॉकेट द फ्रंट व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू put any resilience, when there is no retaliation, when there is no resentment. Okay, so pocket the front। दूसरा हमारे पास idiom है go against the grains। अच्छा जी, गो अगेंस्ट द ग्रेन्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बिल्कुल जो मेथड होते हैं, जो तरीकेकार होते हैं, उन तरीकेकार के अगेंस्ट जा रहा होता है, उनसे बिल्कुल हट के जा रहा होता है। उसकी एक नई स्ट्रेटेजी होती है, जो नया ही अंदाज होता है, जो राइज वक्त तरीकेकार होता है, उससे वो बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो चीजों पे की तरफ जा रहा होता है। सो दैट इज गो अगेंस्ट द ग्रेन। ओके जी, थर्ड पे हमारे पास है जी अपसेट द एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट तो आप सभी जानते हैं, अगर कोई उसको अपसेट का मतलब कर दे तो इसका मतलब ये है कि किसी ने किसी भी चीज को जो केयरफुली तरतीब दी गई थी, जो केयरफुल बड़ी एहतियात के साथ रखी गई थी, उसको स्पॉइल कर दिया। ठीक है, उसको स्पॉइल कर दिया, उसको खराब कर दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अपसेट द एप्पल कार्ट, किसी भी चीज को जो केयरफुली रखी गई थी, कोई प्लान था वो बड़ा केयरफुली था, कोई मंसूबा था, कोई इरादा था, कोई फ्यूचर का गोल था, उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है जी, सो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, अपसेट द एप्पल कार्ट। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है HOIAC, होइस्ट ऑन वंस ऑन पेट पेटर्ड। अच्छा जी, होइस्ट ऑन वंस पेटर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप मुश्किल के अंदर फंस जाते हैं, किसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, और वो ट्रैप वो है जो आपने किसी दूसरे के लिए सेट किया होता है। मिसाल के तौर पर आपने किसी अपने दोस्त की ड्यूटी लगाई कि जैसे ही हमारा फलां दोस्त गुजरे तो आपने क्या करना है कि आपने ये ऊपर से पानी की बाल्टी भी उसके ऊपर गिरा देनी है। अब बदकिस्मती से उसने उस दिन वही शर्ट पहनी हुई थी जो कि आपने पहनी हुई थी, और वो क्या हुआ, आपके ऊपर ही आ गया। आपने हुइस्ट ऑन वंस ऑन पेट्रोल्ड, आपने किसी दूसरे के लिए गहरा खोदना चाहा या किसी दूसरे ने आपके लिए खोदना चाहा, तो वो उसके लिए खुद ही उसमें चला गया। सो जैसे द जियो ऑफ माल्टा के अंदर है, एक अंग्रेजी के अंदर एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी अदब के अंदर एक राइटर है, उसको क्रिस्टोफर मार्लो के नाम से जाना जाता है। 1564 में पैदा होता है, 1591-92 में उसको स्टैब कर देता है ग्रेम फ्राइजर जो है, तो वो मारा जाता है। सो उसके जो किरदार हैं वो आप आखिर में यही करते हैं कि एक दूसरे को आग में फेंकने के लिए जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। सो दैट इज समथिंग। ओके जी, जस्ट अ मोमेंट, ये हम एक कॉल को एडजस्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। ओके जी, अच्छा जी, सो हमारे पास जो है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा हमारे पास क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त जो हमारा ये ईडीएम है, लिव ऑन द फैट ऑफ द लैंड। ये सारे के सारे ईडीएम्स वो हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा। लिव ऑन द फैट ऑफ द लैंड। सो देखिए, लिव ऑन का मतलब होता है रहना, फैट जो बंदा जो है वो जो फरबा होते हैं, जो मोटे होते हैं, ऑफ द लैंड कोई एक ऐसा शख्स जो रिच होता है, जो कि जमीन पे रह रहा होता है, लेकिन ऐसी जमीन पे जो कि वो रिचली वहां पे जो है वो उसको अटायर किया गया, उसको खूबसूरती से सजाया गया होता है। हमारे मुआशरे के अंदर वो लोग जो है वो लिव ऑन द फैट ऑफ द लैंड रहते हैं, जो कि सेल्फ सेटल्ड होते हैं, उमड़ा, बेहतरीन लोग, ऐसे लोग जिनके पास वसाइल की फरावानी हो, दे आर लिविंग ऑन द फैट ऑफ द लैंड। द पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, दे आर लिविंग ऑन द फैट ऑफ द लैंड। छठे नंबर पे हमारे पास जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा ईडीएम है, टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई कोई ऐसी चीज है
जो आपकी मर्जी के मुताबिक है और आप उसको जो है वो अपनी मर्जी से लेके चल रहे हैं। सो अगर कोई आप फील करते हैं कोई केक है और आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक खा सकते हैं, दैट इज कोई प्लान है, जिस तरह से किसी ने सोचा कि मैं इस तरह से जिंदगी गुजारूंगा और वो गुजार रहा है, दैट इज टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बड़ा आसान है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। जैसे हमारे आजकल पीएम साहब हैं, वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं कि डॉलर का रेट जो है वो चला गया है ऊपर 200 तक, लेकिन वो पेट्रोल प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज he has been struck between the devil and the deep blue sea। इमरान खान को रिमूव किया, उसकी वजह ये थी, नैरेटिव ये था कि एक क्या है, हमने महंगाई को खत्म करना है, लेकिन वो पता चला कि वो तो इंटरनेशनल फिनोमेना था। अब अवामुन नास जो है वो उसको क्या रिस्पॉन्स करा। सो स्ट्रक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू। जब ना इधर जा सके, एक डिफिकल्ट चॉइस नहीं कर सकते हैं, तो जब ये डिफिकल्ट चॉइस होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, आप फील करते हैं टू बी इन हॉट वाटर्स। ये वो वाला वाटर नहीं है हॉट वाटर जो ग्वादर का पानी है, ये वो है जो कि आप परेशानी में होते हो, किसी को उबलते पानी के अंदर बिठा दिया जाए तो ही इज एक्चुअली इन हॉट वाटर्स, परेशानी में मुब्तला होना, परेशानी में चला जाना। सो हाँ जी, ये हमारे पास है। 9th नंबर पे है टू बी ऑन ईयर पैड। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजे का इडियम है। टू बी ऑन द ईयर पैड का मतलब है कि जब जो है आप जब किसी को कान से पकड़ते हो ना, ईयर पैड का मतलब है जब कोई अथॉरिटी, आपका अफसराने बाला में से कोई शख्स जो है आपको बुलाता है अपने सामने, और सजा, मकसद आपको सजा देना होता है, कोई बॉस जो है वो बुलाता है आपको, बेसिकली दैट इज टू बी ऑन ईयर पैड। जिसका मतलब ये है कि someone is summoning you, someone is calling you in front of an authority for the sake of punishment। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मान लीजिए उन्हें नैब बुलाता है, तो बेसिकली दे आर टू बी ऑन द एयरपोर्ट फॉर द पनिशमेंट दे आर देयर। सो लास्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो इडियम है, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। कि बारिश नहीं होती बल्कि बूंदाबांदी होती रहती है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। इसका मतलब ये है कि जब कोई मुश्किल आन पड़ती है ना, जब कोई मुसीबत आन पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि वो यकदम ही आन पड़े, वो थोड़ी थोड़ी पड़ती है, कि पहले जो है वो थोड़ी सी बारिश होती है, फिर थोड़ी होती है। एक ही दफा बारिश 1 घंटे में होकर खत्म हो जाए तो, और बाद में धूप निकले, फिर तो मसला हल हो जाता है। मान लीजिए कि सर्दियों का दिन हो और बारिश जो है वो एक दफा बारिश ना हो, बल्कि सारा दिन जो है वो पोरिंग होती रहे, तो इट मीन्स कि कोई चीज जो है वो अचानक से खराब नहीं होती, बल्कि वो मुसलसल खराब होती चले जाती है, होती चले जाती है। ठीक है, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग दे गो वेरी रॉन्ग। चीजें जब खराब होती हैं बहुत ज्यादा खराब होती हैं। सो this is something for today, and I'm sure कि you have learned a lot many new things। इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये दोनों एक्टिविटीज आप अपने ग्रुप में सबमिट करवा सकते हैं। सो नईम साहब का कोई क्वेश्चन है? जी नईम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक एंड म्यूट कर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ पीछे हमने जो सीखा है ना कि ऐसे लिखते हुए हमने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी, अगर जी जी। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इन 2 पेजों में कोई खाली जगह बचे तो उसको क्रॉस करना जरूरी होता है या नहीं होता? जो मैं समझ सका हूँ कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के दरमियान तो खाली जगह पेज बचता है, आप ये कह रहे हैं? जी सर। इनके दरमियान खाली पेज बेटे बचना ही नहीं चाहिए। आपको जब CSS की शीट दी जाएगी ना, आपने हाँ जी। नहीं एंड वाली शीट पे रफ वर्क करना है, और दरमियान जी में सर। खाली शीट जो है वो नहीं छोड़नी कोई भी, और शीट एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसको जो है वो एंड वाले पेज के ऊपर जो है वो रफ वर्क की हेडिंग दे लेनी है, दरमियान में कोई भी पेज खाली छोड़ना ही नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो आपका अपना नुकसान है, कि उसमें आपके पास मुमकिन है कि आप ज्यादा लिखना चाह रहे हो और आपके पास शीट खत्म हो जाए, नई शीट नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक सर। जी सर। सर जहाँ पर बेशक पेज के एंड में हम कंक्लूजन के जहाँ पर आउटलाइंस बनाते आ रहे होते हैं, कंक्लूजन बेशक पेज के एंड पर हमारा आ जाता है, पेज के मिडिल में आ जाता है, तो उधर से ही आगे हम इंट्रोडक्शन शुरू कर दें या नए पेज से शुरू करें?
नहीं, आप ऐसा करेंगे कि जो आपके है ना, नए पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, आप जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हो जी कि सर। आपने ये इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना शुरू कर दिया। अब हाँ जी। एक हेडिंग के नीचे आपकी कम से कम वन है तो 1.1 2 3 4 5 6 7 7 तक पॉइंट्स जाने चाहिए आइडली स्पीकिंग। जी और ये जी सारे सर। के सारे अच्छे होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका एक एक पे आ गया, दूसरे पेज पे दूसरे पे आ गया, यानी कि एक ही पेज के दो तरफ पे आ गया। एक हाँ जी एक सर। वर्ड के दो सफ़ात हैं। एक ही जी हमारे पास वर्ड है, इसके दो सफ़ात हैं। आपका कम से कम जो आउटलाइंस है वो 3 से 4 पेजेस के ऊपर होनी चाहिए, या 2 से 3 औरात के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी। जी सर ठीक। तो जी सर। एंड पे कंक्लूजन अगर यहाँ पे आता है तो आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, नए पेज से लिखना शुरू करना। ठीक है। जी नए पेज से शुरू करेंगे और डेफिनेटली जब आप लिखेंगे आप किसी फैक्ट फिगर से लिखेंगे, या आप कोई ऐसी स्टेटमेंट से लिखेंगे जो इंटरेस्ट जो है वो उसका कैच करे। और यहाँ पे अगर आप कोटेशन लिख रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से कोट करोगे, और उसके बाद पैराग्राफ जो है वो देते चले जाओगे। यहाँ पे अगर कोई जगह बचती भी है तो आप क्या करोगे, तो उस जगह को नीचे जो है वो क्रॉस नहीं करोगे। यहाँ पे कंक्लूजन है, कंक्लूजन के 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं, फिर आप चले जाओगे यहाँ पे अपने नए पेज पे, उसके जी नीचे से शुरू नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया सर। चलें, क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच। अगर कोई और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।